डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 के बारे में। तो देखो 2016 में एक हम लोग को देखने को मिला था कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर आई थी, इसको रिप्लेस करके एक नई पॉलिसी अब आ गई है डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर। ठीक है, तो याद रखना ये ऐसी पॉलिसीज होती हैं, ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जो किसके ऊपर फोकस करते हैं कि हम लोग जब भी कोई भी वेपन को परचेस करेंगे या फिर कोई भी प्रोडक्ट परचेस करेंगे हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्स में इंडक्ट करने के लिए, यानी कि शामिल करने के लिए इंडियन आर्म्ड फोर्स में कोई भी वेपन हो गया, कोई भी प्रोडक्ट हो गया, तो उस प्रोडक्ट को इंडक्ट करने के लिए, शामिल करने के लिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, क्या क्या प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा, वो चीज यहां पर बताई जाती है। तो 2016 में जो आई थी उसको हटा दिया गया है, अब ये नई हम लोग को डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर हम लोग को देखने को मिल रहा है। आपको याद आ रहा होगा कल हमने बात करी थी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का क्या रोल होता है, क्या काम होता है कि बिना उनके अप्रूवल के कोई भी प्रोडक्ट इंडियन आर्म्ड फोर्स में शामिल नहीं होता है। तो वो चीज हमने देखी थी, है ना। और अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि वो प्रोडक्ट जो शामिल होगा तो उस प्रोडक्ट को शामिल करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया जो है या क्या क्या प्रोसीजर जो है वो देखे जाएंगे उस प्रोडक्ट को शामिल करने के लिए। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक पे। तो ये बेसिकली हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं, डिफेंस से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको खरीदने से रिलेटेड, उनको मतलब प्रोक्योर करने से रिलेटेड ये प्रोसीजर हम लोग को देखने को मिल रहा है। और नई पॉलिसी जो है वो रिप्लेस करेगी 2016 के प्रोसीजर को, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। नई पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। सबसे पहली चीज तो रिजर्वेशन इंडिजीनियस फर्म्स के लिए। हमने आत्मनिर्भर भारत पैकेज में, इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज में इस बारे में ही चर्चा करी थी कि हमारी कंट्री के अंदर ही हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है इंडिजिनाइजेशन के ऊपर, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हमारी कंट्री में हम लोग प्रोडक्ट्स को डेवलप करें, मैन्युफैक्चर करें। इसमें डिफेंस प्रोडक्ट भी शामिल थे। तो वैसे ही यहां पर फोकस किया कि हम लोग जिस भी पर्टिकुलर कंपनी से माल परचेज करेंगे वो कंपनी जिसको प्रायोरिटी दी जाएगी वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, राइट। यानी कि उस कंपनी का जो मालिक होना चाहिए वो एक इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। दूसरी चीज, उस कंपनी के अंदर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 49% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो कंपनी का 51 से ज्यादा शेयर होना चाहिए, राइट। इस पर यहां पर फोकस किया जा रहा है, राइट। जब भी हम लोग कोई भी डिफेंस प्रोडक्ट को किसी कंपनी से, इंडियन कंपनी से अगर परचेज करेंगे तो यहां पर एफडीआई वाला क्लॉज भी देखना पड़ेगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है जो कि इस पॉलिसी ने डिफाइन करी है। दूसरी चीज देखो, कभी कभी क्या होता है, जैसे कि ये येलो वाली जो है, येलो नहीं इसको ग्रीन कर देते हैं, चलो ये ग्रीन वाली जो है ये इंडियन कंपनी है और रेड वाली मान लेते हैं यूएसए की कंपनी है। ठीक है, कभी कभी बताऊं क्या होता है कि जैसे ये कंपनी है, इन दोनों के बीच में, ये यूएसए की कंपनी है, इंडियन कंपनी है, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया। अब एग्रीमेंट क्या हुआ कि यहां पर यूएसए में ये जो कंपनी है ये हेलीकॉप्टर बनाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये हेलीकॉप्टर जो है वो यहां पर भेज देगी इस कंपनी के पास, बट ये हेलीकॉप्टर किसका कहलाएगा, ये इसी कंपनी का कहलाएगा हेलीकॉप्टर। ठीक है, ये इस कंपनी का जो है वो हेलीकॉप्टर नहीं कहलाएगा, ये इसी कंपनी का कहलाएगा, क्योंकि इन दोनों कंपनीज के बीच में आपस में एग्रीमेंट हुए हैं पहले से, राइट। क्योंकि ये यहां पर यूएसए में जो कंपनी है ये इसके लिए, इंडियन कंपनी के लिए जो है वो काम कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है इंडियन कंपनी के लिए, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो है ये यहां पर पैसा भेज देगी ये इंडियन कंपनी। बट ये जो प्रोडक्ट जो बनाएगी ये कंपनी, उस पर पूरी रॉयल्टी, पूरा हक जो है और पूरा नाम जो है इस प्रोडक्ट का वो किसका होगा, इंडियन कंपनी का होगा। जैसे कि और इजी तरीके से मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि एप्पल्स के फोन होते हैं, आप जानते हैं कि एप्पल का फोन जो है वो यूएसए का हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। अब ये जो एप्पल के फोन है ये इंडिया में भी बनते हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में भी होती है, बट नाम किसका होता है उस फोन का, उस कंपनी का, पेरेंट कंपनी का, राइट। जिसके पास ये प्रोडक्ट को बेचने की रॉयल्टी है या फिर नाम इसका हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। मतलब पूरा अधिकार है, तो अथॉरिटी है, राइट। तो ऐसी चीज आप लोग को पता होगी। तो वैसे ही यहां पर इस केस में भी होता है कि कई बार ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि फॉरेन लैंड पर प्रोडक्ट को बना लेती हैं, उसके बाद इंपोर्ट कराती है, इंपोर्ट कराकर ठप्पा लगाकर कि ये मतलब इंडियन की ही कंपनी है ये, तो वो लगाकर दे देती है कि ये जो प्रोडक्ट है वो इंडिया का ही है, बट ये प्रोडक्ट बना कहां है, बाहर बना है, फॉरेन लैंड में बना है। तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए भी यहां पर एक क्लॉज है। यहां पर कहा गया कि जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट होगा, जैसे ये हेलीकॉप्टर है, अगर ये हेलीकॉप्टर फॉरेन लैंड में बना तो यहां पर यह सुनिश्चित करना है कि इस हेलीकॉप्टर का 50%, इस हेलीकॉप्टर की जो पूरी वैल्यू है वो इंडिया से ही बनाई गई हो, यानी कि इसकी जो 50% जो लागत है वो इंडिया में ही इन्वेस्ट की गई हो और इंडिया में ही इसका प्रोडक्शन हो। तो इससे फायदा बताऊं क्या होगा, यहां पर वेंडर्स के लिए थोड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी कि वेंडर जो है वो रेदर देन डायरेक्टली इंपोर्ट कराने की जगह वो मतलब पूरा का पूरा 100% प्रोडक्ट वो कुछ
जो है वो इंपोर्ट कराएंगे और फिर कुछ उनको इंडिया में बनाना होगा। इससे फायदा दूसरा ये भी होगा, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, क्योंकि इंडिया में प्रोडक्ट बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि लोगों को नौकरी मिलेगी, जॉब्स मिलेगी। और इंडिया में जब वो प्रोडक्ट होगा, जब लोगों को जॉब्स मिलेगी तो हमारी जीडीपी भी जो है वो इंप्रूव होगी, आगे बढ़ेगी, उसमें भी ग्रोथ हम लोग को नजर आएगा। तो इस तरीके से आपको ये टॉपिक को समझना है। इसमें सिर्फ आपको सीमित डिफेंस के प्रोडक्ट पर नहीं रहना है, आपको इकोनॉमी से भी जोड़ते हुए, एम्प्लॉयमेंट से भी जोड़ते हुए लिंक्स अपनी क्रिएट करने की क्या प्लान है सरकार का, और यही होती है एग्जैक्टली सिविल सर्विसेज की तैयारी, राइट। तो होपफुली आपको जो मैंने बताया वो आपको क्लियर हुआ, वो समझ में आया होगा, राइट। अब इसको हटा देते हैं अपन ये तीनों चीजों को, तो ये वाला कंसेप्ट तो क्लियर हो गया ना आपको। तो यहां पर यही फोकस किया गया कि एटलीस्ट 50% ओवरऑल जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होना चाहिए फॉरेन परचेज का, जो बाहर से परचेज किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, तो वो इंडिया में ही बिल्ड हो, राइट। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू, भले ही आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करा लो, दूसरी जो फॉरेन लैंड में जो कंपनी मौजूद है उनकी आप टेक्नोलॉजी यूज करो, उनकी टेक्नोलॉजी लेने के लिए आप उनको रॉयल्टी दे सकते हो, जो भी कर सकते हो, वो कंपनी के ऊपर है कि उसको जो करना है करे। बट यहां पर पॉलिसी ने ये चीज इंश्योर करने के लिए कहा है कि वो जो प्रोडक्ट है उसकी आधी लागत, आधी कॉस्ट इंडिया में बननी चाहिए, राइट। तो ये चीज है। अब इससे यही होगा कि फॉरेनर जो है वो डायरेक्टली रेडीमेड प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट करा नहीं पाएंगे और उस पर इंडिया का ठप्पा लगा के दे नहीं पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको एप्पल वाला एग्जांपल समझाया था ना अभी, कि भाई अब इंडिया में जो एप्पल्स के फोन बन रहे हैं, अब वो उस पर तो ये तो नहीं होगा ना कि ये फोन जो है मतलब उस पर अपन नाम चेंज तो करेंगे नहीं, वो तो एप्पल ही रहेगा, एप्पल का ही प्रोडक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट। तो वैसे ये कंपनी इस प्रकार का भी एग्रीमेंट कर लेती थी कि फॉरेन लैंड से वो प्रोडक्ट को बनवा के इंडिया में ले आती थी और बोलती थी कि ये तो हमारा ही प्रोडक्ट है, क्योंकि लीगली तो प्रोडक्ट उन्हीं का ही है ना, बट बना कहां है, बाहर बना है। अब बाहर बना है तो बाहर के लोगों को नौकरी मिल रही है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, बाहर की कंट्री की जीडीपी इंक्रीज हो रही है, एनहांस हो रही है, हमारी कंट्री में तो नहीं हो रहा ना ऐसा। तो यहां पर इसको भी ध्यान में रखते हुए ये चीज की गई है। समझ पा रहे हो कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और इसको कितना डीपली आपको अंडरस्टैंड करना है, कंसेप्ट क्लियर करना। आई नो कि मैं इस पे थोड़ा समय ले रहा हूं आप लोगों का, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दिमाग में पूरी चीज जो है वो आपको घुसानी है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा ग्रेटर इंडिजनाइजेशन कंटेंट पर फोकस किया, वही चीज जो मैंने भी आपको पूरा एक्सप्लेन किया, बताया, राइट। यहां पर मेजर भी किया गया इंडिजीनियस कंटेंट के ऊपर कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि ये प्रोडक्ट जो है वो इंडिया का है कि नहीं है। तो वही चीज मैंने आपको बताई, कॉस्ट के ऊपर पूरा खेल होगा कि जो भी कॉस्ट प्राइस होगी उसमें हम लोग को मतलब जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस में से टैक्सेस को हटाना है, ड्यूटीज को हटाना है, और उसके बाद जो लागत बचती है एग्जैक्टली, क्योंकि देखो अगर प्रोडक्ट को इंपोर्ट कराना है तो उस पर कस्टम ड्यूटीज लग जाएंगी, टैक्सेस वगैरह लग जाएंगे। वो सब हटाने के बाद जो प्रोडक्ट की जो एक्चुअल वैल्यू है उस पर फोकस किया जाएगा कि उसका जो है वो ये 50% होना चाहिए। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट। तो इस प्रकार से इंडिजीनियस कंटेंट की वैल्यू जो है वो मेजर की जाएगी, जो इंडिजीनियस प्रोडक्ट जो है ना उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए वो इस तरीके से मेजर करनी है। तो ये भी चीज यहां पर पॉलिसी में बताई गई है। इसके अलावा इंपोर्ट एम्बार्गो लिस्ट, एम्बार्गो का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब भी सरकार कोई प्रोडक्ट को बैन कर देती है कि हमें उसको इंपोर्ट नहीं कराना है, दैट इज कॉल्ड एम्बार्गो। 101 आइटम सरकार ने बोल दिया था कि वो बाहर से हम लोग इंपोर्ट नहीं कराएंगे, उसको इंडिया में ही बनाना है। तो ये वाली चीज भी सरकार ने प्रोवाइड करा के रखी हुई है कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसको बिल्कुल भी आपको बाहर से इंपोर्ट नहीं कराना है, ना उसका कोई आप बाहर से इक्विपमेंट इंपोर्ट कराओगे, पूरा का पूरा वो प्रोडक्ट जो है वो इंडिया में ही बनना चाहिए। ऐसी 101 प्रोडक्ट्स की लिस्ट सरकार ने अभी तक दे दी है, आने वाले समय में और भी ये लिस्ट जो है वो बढ़ने वाली है, राइट। इसके अलावा अच्छा यहां पर ऑफसेट लायबिलिटी के क्लॉज को भी हटा दिया गया। यहां पर कहा गया कि अगर डील इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट के थ्रू होती है, यानी कि सरकार के बीच में होती है, यानी कि दो कंट्रीज के बीच में होती है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती है, या फिर गवर्नमेंट टू सिंगल वेंडर, यानी कि एक सरकार एक सिंगल वेंडर के थ्रू, यानी कि एक सिंगल विक्रेता के थ्रू अगर एग्रीमेंट करती है, तो देखो अगर ऑफसेट लायबिलिटी होती है ना उस एग्रीमेंट के अंदर, तो इसका मतलब क्या होता है ऑफसेट लायबिलिटी का कि ये जो पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा इसका कुछ हिस्सा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू देखने को मिलेगा, यानी कि कुछ हिस्सा फॉरेनर्स जो है वो इन्वेस्ट करेंगे, फॉरेन कंपनीज यहां पर आकर इन्वेस्ट कर सकेगी। इसको ऐसे समझो, ये हम लोग को एक कंट्री की गवर्नमेंट देखने को मिल रही है, ये दूसरी कंट्री देखने को मिल रही है, दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो ये हमारी कंट्री है यानी कि सरकार है और ये एक वेंडर है, राइट, यानी कि एक विक्रेता हम लोग को देखने को मिल रहा है जो कि प्रोडक्ट बनाएगा और मैन्युफैक्चर करेगा और फिर हमें हमारी सरकार को प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। अब इनके बीच में जब ये एग्रीमेंट होता है तो उस एग्रीमेंट में अगर ऑफसेट लायबिलिटी होती है ना, तो वो एग्रीमेंट ये भी कहता है कि एक फॉरेन कंपनी भी जो है वो अपना कुछ हिस्सा, कुछ शेयर जो है वो यहां पर इन्वेस्ट कर सकेगी इस पूरी डील में। बट यहां पर वही चीज मना कर दी है, क्योंकि देखो हम लोग को मेन फोकस किस पे रखना है कि हमारी कंट्री के अंदर ही पूरा प्रोडक्ट जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो, इस पर हम लोग को मेन फोकस रखना है। और अगर ऑफसेट लायबिलिटी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पर्पस जो है फुलफिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पर पैसा जो लगेगा वो किसका लगेगा,
फॉरेन कंपनी का लगेगा, और फिर जो फॉरेन कंपनी जो मैन्युफैक्चर करेगी प्रोडक्ट्स को इन्वेस्टमेंट करके फिर जो प्रॉफिट निकलेगा वो उनके पास चला जाएगा। तो इस पर भी हम लोग को थोड़ी सी रोक लगानी है। हम लोग को टारगेट यही करना है कि पूरा प्रोडक्ट जो है वो इंडिया में ही तैयार हो, उस प्रोडक्ट जब तैयार होगा तो उसका पूरा फायदा जो है वो इंडियंस को ही मिले, राइट। तो ये चीज है, इस पर भी यहां पर टारगेट किया गया। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग इस चीज को कंक्लूड करें तो मेन फोकस इज इंडिजिनाइजेशन। अभी तक तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि इंडिया में ही प्रोडक्ट बनाना है, क्योंकि आज की डेट में ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि लोगों की जॉब्स चली गई, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमारी इकोनॉमी की हालत खस्ता हो गई है, राइट। तो उसको हम लोग को दोबारा से रिवाइव करना है, अच्छा करना है। तो ये था पूरा वाला टॉपिक। होपफुली आपको हर एक जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था समझने वाला बेसिकली, क्योंकि देखो रीड तो हर कोई कर लेगा, बट रीड करने के बाद जो इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा ज्यादा सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गई होंगी बातें।